हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने 248 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया था। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं 249वां नंबर क्वेश्चन से। तो यह किताब जो है सो एस.के. झा सर के द्वारा लिखा हुआ है और यह किताब में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर किया गया है। और यहाँ तक में ये है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। यह वीडियो जो है सो पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। निलंबन के कणों को आँखों से देखा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निलंबन के कणों को किसके द्वारा देखा जाता है, तो आँखों से देखा जा सकता है। केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि टिंडल प्रभाव दर्शाता है तो कौन दर्शाता है, तो केवल विषमांगी मिश्रण दर्शाता है। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होती है सो कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। अब देखते हैं, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, तो तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग, जो तत्व का प्रतीक होता है जैसे कि हाइड्रोजन का H होता है, तो तत्व का जो प्रतीक होता है अत्यंत विशेष अर्थ में किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो तत्व का प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम जो दिया था सो बर्जेलियस ने दिया था। लेकिन जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था, यानी कि विशिष्ट मतलब होता है विशेष रूप में करना, यानी कि उसके बारे में पूरा व्याख्या करना। तो जब उस तरह पूछेगा कि विशिष्ट अर्थ में किया था तो किसने किया था, डाल्टन ने। लेकिन तत्व के प्रतीक सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वर्जिलियस ने दिया था। अवगाड्रो को संख्या जो होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे डिनोट करते हैं, तो Na से डिनोट करते हैं। और अवगाड्रो की संख्या बराबर कितना होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। आ तो परमाणु बोल सकते हैं, आ तो आयन बोल सकते हैं। ठीक इसी अवगाड्रो की संख्या बराबर यदि लीटर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 22.4 लीटर होता है। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन जो से किसने किया था, तो सर्वप्रथम अणु तथा मोल का प्रतिपादन जो किया था सो विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने किया था। परमाणु अभिभाज्य ना होने के कारण परमाणु जो है स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु जो से कैसा था, परमाणु अभिभाज्य ना होने के कारण परमाणु जो मिला सो स्थिर विद्युत मिला तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन को खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। और तो प्रोटॉन की खोज जो किया था, सबसे पहले प्रोटॉन की खोज कैनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था, तो 1886 में किया था। परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था, 1886 में किया था। लेकिन इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया। जे थॉमसन जो है सो पहला वैज्ञानिक थे जिसने परमाणु मॉडल दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो से थॉमसन ने किया था। और कब किया था, तो 1905 में किया था। जे थॉमसन जो है सो इलेक्ट्रॉन की खोज भी इसने किया था। और कब किया था, तो 1905 में किया था। और इसके लिए से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परमाणु जो होता है वह कैसा होता है, तो परमाणु होता है उदासीन। या इसके बारे में किसने बताया था, तो थॉमसन ने बताया था।
रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक कहा जाता है। तो भौतिक का जनक किसे कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है सो नाभिक की त्रिज्या की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु का त्रिज्या जो होता है वह नाभिक के त्रिज्या की तुलना में कितना बड़ा होता है? तो 10⁵ गुना बड़ा होता है। परमाणु की इस स्थिरता की व्याख्या किसने किया था? तो परमाणु की स्थिरता जो होती है, स्थिर जो होती है, उसकी व्याख्या ने नील्स बोर ने किया था। संयोजकता परमाणु की संयोजन जो होती है वह क्या कहलाती है? तो संयोजकता परमाणु की संयोजन जो होती है वह शक्ति कहलाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना किससे किया है? तो सौर परिवार से किया है। रॉबर्ट हुक ने कॉक से मृत तथा लुएनहॉक ने तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कॉक से मृत कोशिका तथा लुएनहॉक ने तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया था। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लुएनहॉक ने किया था। रक्त का पंप जो है सो क्या करता है? तो वह हृदय करता है, ध्यान रखना। प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव सभी कोशिका का एक प्रमुख अवयव है यानी घटक है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे हम लोग प्रासरण के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं अल्प प्राशन में क्या होता है और समप्राशन में क्या होता है और अति प्राशन में क्या होता है। प्राशन जो होती है सो कितना प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्प प्राशन जिसमें क्या होती है? कोशिका फूल जाती है। एक होती है संप्राशन जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। और एक होता है अति प्राशन जिसमें कोशिका चिपक जाती है। तो यह 3 प्रकार का प्राशन होता है। और यह ध्यान रखिएगा कि कोशिका फूल जाती है तो कौन सी प्राशन में फूलती है? तो अल्प प्राशन में। कोशिका में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है तो किस में होती है? संप्राशन में। और कोशिका चिपक जाती है तो कौन सा प्राशन में होती है? तो अति प्राशन में होती है। अब देखते हैं एक कोशिकीय जो होती है वह अवायवीय जीव, एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो लचीली होती है। किससे? प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वह किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन कौन सा विधि द्वारा करता है? तो अमीबा हो गया और अनेक जितना भी एक कोशिकीय जीव है अपना भोजन जो करती है सो एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा करता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव कुचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जो होता है सो जीव द्रव संकुचन कहलाता है। कोशिका विभाजन के समय क्या दिखाई देता है? तो जब कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए को क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। यह अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। क्वेश्चन पूछाता है कि यह अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्र काय कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। कोशिका द्रव
और केंद्रक द्रव दोनों मिलता है तब किसका निर्माण होता है, तब जीव द्रव का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा कि जीव द्रव का निर्माण किससे मिलकर बनता है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। यकृत जो होती है, यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए जब कोई भोजन वगैरह होता है तो भोजन वगैरह लेता है तो यकृत चेक किया जाता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ जो होती है सो गोल्जीकरण उपकरण में जमा होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो ईआर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। तो आप लोग ईआर का शॉर्ट फॉर्म बताइए, शॉर्ट फॉर्म ईआर का क्या होता है, इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी उपकरण में जमा होता है, तो ईआर में संश्लेषित पदार्थ यानी कि इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ जो होता है वह कहाँ जमा होता है, तो गोल्जी उपकरण में जमा होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का जो होती है सो बिजली घर कहलाती है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियम जो होती है सो किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो दोहरी झिल्ली होती है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिका झिल्ली यानी कि झिल्ली जो होती है नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है, इसलिए से जिसमें झिल्ली होता है उसे क्या कहते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसमें झिल्ली नहीं होता है तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे पीछे वाला क्वेश्चन में कि जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उसी को हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ थे हम लोग, यहाँ अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होती है, तो न्यूक्लिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर क्या यूज किया जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। कोशिका के अंदर विषैल पदार्थों का निराकरण जो होती है सो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा होती है, जिसे हम लोग इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम कहते हैं। गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछाता है कि गोल्जी उपकरण जो होती है वह सरल शर्करा को किस में बदलता है, तो जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण जो होती है सो सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन हो गया, मानव शरीर के बॉडी में ऑक्सीजन हो गया, भोजन हो गया, हार्मोन हो गया और अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होती है उसका वहन कौन करती है, तो रक्त करती है। रक्त जो होती है सो फ्लोएम तथा पेशीय ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि फ्लोएम का उदाहरण है तो कौन सा है, तो रक्त है। पेशी ऊतक का उदाहरण है तो कौन है, रक्त है। विभाज्योतक ऊतक में राजधानी नहीं होती है। स्क्लेरेन्काइमा की भित्ति जो होती है वह लिग्निन के कारण कठोर होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्लेरेन्काइमा, क्वेश्चन और पूछा हुआ भी है कि स्क्लेरेन्काइमा की भित्ति जो होती है सो किसकी बनी होती है, तो लिग्निन के कारण लिग्निन से बनी होती है, जिसके कारण वह कठोर होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है सो किसके द्वारा होती है, तो रंध्र द्वारा होती है। आप पेड़ पौधे के पत्ती में देखिएगा छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं।
पेरेनकाइमा का भोजन का पेरेनकाइमा जो होती है पेड़ पौधे में, ये किसका भाग है? ये पेड़ पौधे की भाग है। पेरेनकाइमा जो है ये क्या करती है? पेड़ पौधे में भोजन का संग्रह करता है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जो होती है क्या होती है? जीवित होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा? तो क्या ये मरा हुआ है? फ्लोएम जो है, फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होता है। ध्यान रखिएगा। रक्त तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है? तो रक्त है, ब्लड है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। शरीर यानी कि जो भी पदार्थ हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, सबसे पहले के जो ऊपर बॉडी का जो स्किन जो होती है उसी को हम लोग एपिथेलियम कहते हैं। तो बोलता है कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। यहार नाल तथा मुंह के अस्तर, यहार नाल हो गया तथा मुंह के अस्तर सल्की जो होती है सो एपिथेलियम से ढका होता है। जैसे कि यहार नाल हो गया, मुंह हो गया, मुंह का जो ओठ जो हो गया वो किससे ढका हुआ है? तो एपिथेलियम परत से ढका हुआ है। जहाँ पाचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी अस्तर जो होता है सो स्तंभकार एपिथेलियम से बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहाँ पाचित भोजन का अवशोषण होता है, जहाँ भोजन का पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है और स्राव होता है, वहाँ का भीतरी अस्तर जो होती है सो किस आकार में बना? तो वहाँ का भीतरी अस्तर जो होती है सो स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। एपिथेलियम यानी कि जो परत जो होती है ये भी कई टाइप के होते हैं, 1 2 3 टाइप के होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो होती है सो स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा रक्त हो गया, गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन अथवा परिवहन करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा रक्त जो होती है, प्लाज्मा ये मानव शरीर में जो रक्त होती है, गैस होती है, शरीर के पचे हुए भोजन अथवा हार्मोन हो गया, सभी उत्सर्जित पदार्थ का संवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। एरिओलर संयोजी ऊतक जो होती है अंगों का भीतर खाली स्थान को भरता है। क्वेश्चन पूछाता है कि एरिओलर संयोजी ऊतक जो होती है वह अंगों का भीतर जो खाली स्थान होता है उसी को वह भरने का कार्य करती है। अस्थायी ऊतक जो होती है सो क्या होती है? तो अस्थायी ऊतक विभोजक ऊतक का ही एक प्रकार होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थायी ऊतक क्या है? तो अस्थायी ऊतक जो है सो विभोजयत ऊतक का ही एक प्रकार है जो विभाजन की क्षमता को खो जाता है। यानी कि अस्थायी ऊतक में क्या होती है? विभाजन नहीं होती है, यानी कि वह विभाजन करने की क्षमता खो देती है। तने की परिधि जो होती है सो पार्श्व विभाजोतक के कारण बढ़ता है। तने की परिधि जो पत्ते की परिधि जो बढ़ती है वो किसके कारण से बढ़ती है? तो पार्श्व विभाजोतक के कारण बढ़ती है। वाहिनिकाएं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। बाहर त्वचा का कार्य जो होती है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव जो होती है, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि बाहरी त्वचा का कार्य क्या? जैसे पसीना आना, पसीना का निकालना, ये सब क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन है। तो किसका काम है? त्वचा का काम है, बाहर त्वचा का। पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। तो पेशीय ऊतक में किस प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है? तो संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक जो होता है सो क्या होता है? लोप हो जाता है।
मरुस्थलीय पौधा में जल ह्रास की दर में कमी किसके कमी जो होती है सो कीटोल से होता है, यानी कि मरुस्थलीय पौधे में जल की ह्रास की दर में जो कमी जो होती है वह किसकी कमी से होती है, तो कीटोल की कमी से होती है। कॉर्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की प्रागमनता समाप्त हो जाती है। कार्क जो से क्या है, एक प्रकार कार्क कोशिका में जो होती है वो सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की प्रागमनता जो होती है वह समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो से क्या है, तो जिम्नोस्पर्म में जल सम्मोहन ऊतक जो होती है सो वाहिनिका में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनिका में पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण जो किया था सो कैसा किया था, तो उनके स्थल हो गया, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। जीव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो 1859 में डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पुस्तक जो लिखी था वो पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है सो जाति है। कवक विषमपोषी जो होती है वह क्या होती है, तो एक प्रकार का यूकेरियोटिक जीव होती है। लाइकन जो होती है सो लाइकन एक प्रकार का सहजीवी होती है। अरे किसके बीच में होता है, तो लाइकन जो होती है सो एक बीज की कड़ी होती है, यानी कि कवक और शैवाल के बीच पाया जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जो होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थ्रोपोडा जो होती है सो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होती है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। आर्थ्रोपोडा में ब्लड जो होती है सो वाहिकाओं में नहीं बहता है, यानी कि बोल सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा में रुधिर जो होती है सो वाहिकाओं में नहीं बहता है। मोलस्का जो होती है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र दोनों पाया जाता है। खुला संवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों पाया जाता है मोलस्का में। इकानोडर्मिटा, तो इकानोडर्मिटा जो है सो क्या है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। इकानोडर्मिटा जो है सो एक प्रकार का समुद्री जीव है, जैसे अर्चिल हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सब क्या है, समुद्री जीव है। उभयचर में बाहर कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे मेढक हो गया, सेलामेंडर हो गया, टोड हो गया इत्यादि। उभयचर में बाहर कंकाल नहीं पाया जाता, बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। इसमें सल्क भी नहीं पाया जाता है। इकानोडर्मिटा में चलने के लिए क्या होता है, तो इकानोडर्मिटा के अंतर्गत जितना भी जीव आता है उसके चलने के लिए नालपाद होता है। सिलिटेंट्रा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा तथा समीकरण किसने दिया था, तो गति की परिभाषा तथा समीकरण जो दिया था वो गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम जो है सो किसने दिया था, तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। अनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से उसे छोड़ा गया हो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से उसे छोड़ा जाता है।
गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाहर बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाहर बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को संतुलित रखने के लिए किसका आवश्यकता होती है? तो संतुलित बल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 ईस्वी में गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने किस घड़ी का आविष्कार किया था? तो लोलक घड़ी का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी के। तो कौन बताया कि ग्रह के बारे में? कौन बताया कि सूर्य जो होती है कि ग्रह जो होती है सो सूर्य के चक्कर लगाता है। कौन बताया? गैलीलियो ने बताया था। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। क्वेश्चन पूछा जाता है द्रव्यमान का काम क्या होता है? तो किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। विस्थापन प्रोपोर्शन टी होता है तो क्या होता है? वेग जो होता है सो समान होता है। ठीक, जो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल समानुपाती जो होता है टाइम के स्क्वायर होता है तो वह समान त्वरण होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान जो होती है त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मकर ध्वज के रूप में HGS को उपयोग किया जाता है। तो Hg मतलब क्या होता है? तो पारा होता है, और H मतलब क्या होता है? तो सल्फर होता है। तो मकर ध्वज के रूप में किसका प्रयोग किसे जाना जाता है? तो HGS को जाना जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज नियम का उपयोग किया जाता है। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक के मान की खोज किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूल ने पूछा जाएगा आंतरिक तुल्यांक के मान किसने खोज किया? तो जूल ने किया। ऊर्जा संरक्षण का नियम का किसने खोज किया? तो जूल ने किया। सिलंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है जो एक प्रकार का आंतरिक ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंग जो है क्या है? तो एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा है, क्योंकि यह क्या उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंग जो उत्पन्न होती है इसे किसके द्वारा होती है? तो कंपन के द्वारा होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि ध्वनि संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हार्ट जो होती है, हार्ट ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, जिसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो हार्ट ने किया था, और इसकी व्याख्या किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग टोन कहते हैं। अनेक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे साउंड यानी कि स्वर कहते हैं। ध्यान रखिएगा
कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं और अनेक आवृत्ति की ध्वनि को टोन स्वर कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ये डिफिनेशन पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं, तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25 kHz तक ध्वनि का सुन सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता कितने तक साउंड जो से सुन सकता है, तो 25 kHz तक सुन सकता है। चूहा तथा चमगादड़ प्रध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रध्वनि उत्पन्न कौन कर सकता है, तो चूहा तथा चमगादड़ जो है सो कर सकता है। प्रध्वनि का उपयोग जो करते हैं वह कहाँ पे करते हैं, तो प्रध्वनि का उपयोग जो करते हैं सो धातु के ब्लॉकों में, यानी कि धातु के ब्लॉक में दरार तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। आंतरिक कर्ण में कर्णवोत द्वारा जब परिवर्तनीय को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर दिया जाता है। आंतरिक कर्ण में कर्णवोत द्वारा दाब परिवर्तनीय को किसमें चेंज कर देते हैं, तो विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर दिया जाता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि जो होती है वायु में गमन करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि वायु में गमन करता है तो किसके कारण करता है, तो विक्षोभ गमन के कारण। कुछ प्रकार का कैंसर आनुवांशिक असमानता के कारण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ प्रकार का कैंसर जो होती है वह किसके कारण से होती है, तो आनुवांशिक असमानता के कारण होता है। वायरस से होने वाला सामान्य रोग जैसे कि खांसी हो गया, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया तथा एड्स और इत्यादि सब किससे होता है, वायरस से होता है। टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया तथा ये सब किससे होता है, तो एक एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होती है, इसी से टाइफाइड होता है, हैजा होता है और क्षय रोग होता है। स्टेफाइलोकोकाई जो होती है बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार से प्रोटोजोआ ट्रिपोनोसोमा निर्दालु रोग का कारक होता है। जिस प्रकार से अभी हम लोग समझें कि टाइफाइड हैजा किससे होता है, तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। ठीक उसी प्रकार से स्टेफाइलोकोकाई जो होती है किससे होती है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे के कारण होता है। प्रोटोजोआ जो होती है, प्रोटोजोआ ट्रिपोनोसोमा जो होती है वह निर्दालु रोग का कारक है। क्वेश्चन पूछेगा निर्दालु रोग का कारक कौन है, तो निर्दालु रोग का कारक जो है वो प्रोटोजोआ ट्रिपोनोसोमा है। लिस्मेनिया काला जार का कारक है। क्वेश्चन पूछेगा कि काला जार का कारक कौन है, तो लिस्मेनिया है। कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है। कवक जो होती है वो क्या करती है, बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म कर देती है। इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कवक को किया जाता है,
क्योंकि कवक जो होती है वो बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म कर देती है। विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सकता है। विषाणु जो होती है उसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को हम लोग शोध कहते हैं, यानी पुरानी कोशिका से जब नई कोशिका बनती है तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो शोध कहते हैं। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीलिया रोग होता है तो हेपेटाइटिस के कुछ वायरस होती है जिसके कारण से पीलिया रोग होती है। हेपेटाइटिस और हैजा जो होती है वो किससे होती है, तो दूषित जल से होता है। शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95% से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्र ग्रह तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है सो कितना होती है, तो 95 से 97% होती है। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री जल में समुद्री जीव जो होती है जल में कवच किससे बनाते हैं, तो घुले हुए कार्बोनेट से बनाते हैं। वायु जो होती है सो ऊष्मा तथा विद्युत का दोनों का कुचालक होता है। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज जो होती है वह कितना डिग्री सेल्सियस होती है, तो 120 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। वायु की गति जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो दाब प्रवणता पर आधारित करती है। लाइकन जो होती है सो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं किया जाता है। तो जिस भी जगह पर लाइकन जो होती है सो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता। तो जिस जगह पर लाइकन वृद्धि हो रहा है वहाँ पे आप SO2 को छोड़ दें तो लाइकन का वृद्धि कम हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो होती है किसकी उपस्थिति में संभव नहीं होती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो होती है यदि वहाँ ऑक्सीजन चला जाएगा तो उस स्थिति में संभव नहीं है, यानी कि नहीं हो सकता है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है सो कितनी होती है, तो खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है सो अधिक होती है। खाद में अल्प मात्रा में क्या होता है, तो खाद में अल्प मात्रा में जो होती है वह पोषक होती है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्वरक में संतुलित मात्रा में क्या होता है, तो सभी पोषक तत्व होता है। कर्मिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती क्या कहलाता है, तो फसल चक्र कहलाता है। फसल में कीट को कम करना क्या कहलाता है, तो धमक कहलाता है। गाय जिसे कहते हैं वोस इंडिकस, भैंस जिसे कि वोस बुटिलिस, यह क्या है, भारतीय नस्ल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय नस्ल कौन है, तो गाय है और भैंस है। विदेशी नस्लों जैसे जर्सी आ गया, ब्राउन आ गया, स्विस आ गया, ये सब क्या है, विदेशी नस्ल है। देसी नस्ल कौन सा है, तो देसी नस्ल जो है रेड सिंधी है, साहिवाल है, ये दोनों जो है सो देसी नस्ल है। ओयस्टर का संवर्धन जो होती है वह क्या, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओयस्टर का संवर्धन यानी कि संवर्धन मतलब पालन होता है, मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ओयस्टर का संवर्धन किसके लिए, क्या ओयस्टर का संवर्धन जो होता है सो मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पूछा जाएगा कि ओयस्टर का पालन क्यों किया जाता है, तो मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मोरी कल्चर अब देखते हैं कुछ प्रकार की कि मोरी कल्चर जो है वो क्या है। तो मोरी कल्चर जो है शहतूत पर रेशम कीट का पालन है, यानी कि शहतूत पर रेशम कीट का पालन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोरी कल्चर कहते हैं। समुद्री जीव का पालन क्या कहते हैं, तो समुद्री जीव का पालन उसे क्या कहते हैं, तो मोरी कल्चर कहते हैं। कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कतला मछली जो होती है
अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो जल की सतह से प्राप्त करती है। रोहू मछली तालाब के मध्य के क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करता है। रोहू मछली जो होता है वह तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करता है। मृगल तथा कोमल कार्प जो होती है, मृगल तथा कोमल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। किससे? तालाब की तली से। ज्वार बाजरा जो होती है क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है। अब हम लोग देखते हैं फूल गोभी। फूल गोभी जो कॉलीफ्लावर जो होती है उसमें क्या होती है? कैल्शियम और फास्फोरस का प्रमुख स्रोत होता है। पृथ्वी गर्म होती है किसके द्वारा? तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी गर्म होती है तथा वायुमंडल जो गर्म होता है, पृथ्वी गर्म होती है विकिरण के द्वारा तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरणों से। तो वायुमंडल गर्म किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। जीवाणु द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जो होती है, क्रिया जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की क्रिया जो होती है, यदि जल और ऑक्सीजन का उपस्थिति होती है तो उसकी वजह से वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाती है। वाष्पोत्सर्जन जो होती है कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है तो वाष्पोत्सर्जन नहीं आता है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? तो ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन परत का पतला होना, यानी कि ओजोन छिद्र होता है तो उसका अर्थ होता है कि ओजोन परत जो होता है सो पतला हो रहा है। बंजर सेल पर लाइकन की वृद्धि के बाद मोस का वृद्धि होती है। कहीं भी बंजर सेल है, बंजर सेल पर जब लाइकन की वृद्धि होती है तो उसके बाद किसका वृद्धि हो जाती है? तो मोस का वृद्धि हो जाती है। मैग्नीशियम रिबन का दहन जो होती है सो सफ़ेद ज्वाला के साथ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन जो होती है वह किसके साथ, किस ज्वाले के साथ होती है? तो सफ़ेद ज्वाले के साथ होती है। जब धातु और अम्ल रिएक्शन करती है तब क्या चीज़ का निर्माण होती है? लवण का निर्माण होती है। उसके बाद क्या निकालता और साथ में क्या निकालता है? तो H2 निकालता है। ठीक उसी प्रकार से धातु ऑक्साइड और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तब लवण का निर्माण होता है और लवण और जल का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, यहाँ ये हीट है, गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, ये इसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और किस फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। लेड नाइट्राइट को गर्म करने में, ये सब फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला से पूछा जाता है कि जब फेरस सल्फाइड को क्रिस्टल को गर्म करने पर यह जैसे किस में परिवर्तन होता है तो फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद इसके साथ में SO2 का और SO3 का निर्माण होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और किस रंग का होता है? तो भूरे रंग का धुआं मुक्त करता है। तो इसका समीकरण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। जब इसको हीट किए हैं
तब क्या बन गया, ये बन गया। और किस रंग का निर्माण हुआ, यानी कि यह भूरे रंग का धुआं का मुक्त किया, तो NO2। तो इस प्रकार से समीकरण जो है, समीकरण जो है इसका ध्यान रखिएगा कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो किस किस में चेंज होता है और किस में टूटता है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन गया है। सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद रंग जो होती है, सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड जो होती है सो किस रंग में चेंज हो जाती है, तो धूसर रंग में चेंज हो जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो होती है सो सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाती है। अब देखते हैं सिल्वर क्लोराइड, चांदी क्या होता है, Ag होता है ना। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो सफ़ेद फोटोग्राफ में किसका प्रयोग किया जाता है, तो AgCl का और AgBr का। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर, तो इसको Br जो होती है उसे कहते हैं ब्रोमीन, और Cl जो होता है वो होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो सफ़ेद फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो घटक बनता है वो क्या घटक बनता है, तो यह इसका घटक आ गया है सिल्वर ब्रोमाइड का घटक आ गया है। गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब होता है चेंज करना, ट्रांसफ़र करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम आपको दो चेयर है तो आप मेरा चेयर पर बैठ गए और मैं आपका चेयर पर बैठ गया, तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर O2 से अभिक्रिया करा के काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड जो होती है वह कॉपर ऑक्साइड पर CuO पर H2 गैस प्रभावी करने पर काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाता है। जैसे कि CuO आपसे क्या H2 गैस प्रभावित किए तो किस में चेंज हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, और इसमें से क्या है जो इसमें जो चेंज हुआ भूरे रंग में चेंज हो जाता है। तो यह जो है कैसा अभिक्रिया है, पर्यावर्ती यानी कि प्रत्यावर्ती अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। जंग का जल जो होती है O2, जंग का जल और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में संभव होती है। जंग जो लगती है वह जल और ऑक्सीजन दोनों जब होती है तब यह संभव होती है। तो यह कैसी होती है, लालिमायुक्त भूरे रंग का होता है। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ में क्या होती है, N2 गैस पैक किया जाता है, यानी कि कोई से भी डब्बा वगैरह हो गया, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गया, तो उसमें क्या भरी जाती है, तो यही नाइट्रोजन गैस पैक किया जाता है भरने की टाइम में। अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होती है, तो अविलेय जो है लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के सलेटी के अपघटन पर Ag बनने से होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे वाला वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 421वां नंबर क्वेश्चन से। तो यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और साथ में यदि आप लोग इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।